शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी क्रूज रेव पार्टी का पूरा खेल बेनकाब करने में जुटी है। आर्यन खान और उसके दोस्तों से एनसीबी ने पूछताछ की है। 7 अक्टूबर तक कोर्ट ने एनसीबी की कस्टडी में आर्यन को भेजा है। वहीं एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन ने कबूला है कि वो बीते 4 साल से ड्रग्स कंज्यूम कर रहा था। इसके अलावा एनसीबी को आर्यन के फोन से भी कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। एनसीबी अब पता लगा रही है कि ड्रग्स के इस काले खेल में कौन कौन शामिल है। बॉलीवुड के भीतर नशे के सौदागरों का जाल कहां तक बिछा है। क्रूज पर बेफिक्र होकर नाचते लोग, बीच समंदर में लोगों की मौज मस्ती। ये तस्वीरें उसी क्रूज पर चल रही पार्टी की है जिस क्रूज पर ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। इन तस्वीरों का क्रूज पर चल रही रेप पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसी तरह की एक और पार्टी क्रूज पर चल रही थी जिसमें नशे का कॉकटेल परोसा जा रहा था, जिसका खुलासा हुआ तो नशे का खेल बेनकाब हो गया और ऐसे ऐसे चेहरे उजागर हुए कि पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया। शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया तो आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धनेचा पर भी एनसीबी का शिकंजा कस गया। कोर्ट ने आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। एनसीबी कस्टडी मांगे और हम लोग ने अपोज किए थे, ये बोल के इन्वेस्टिगेशन हो गया है, पर कोर्ट ने 7 तारीख तक के इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन दी। हम लोगों का यही है कि हमारे पास से कुछ नहीं मिला, ये एलिगेशन है एंड वी वर इंटरसेप्टेड बिफोर वी वोट चढ़ने के पहले। इस मामले में एनसीबी पूछताछ करके ड्रग के काले खेल की तह तक पहुंचने में लगी है। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आर्यन से पूछा गया, कहां से आए ड्रग्स, अरबाज मर्चेंट के साथ संबंध कब से हैं, कब से ड्रग्स ले रहे हो, इससे पहले कहां कहां पार्टी की, क्रूज में कैसे पहुंचे, किसने पार्टी बुक की थी, ड्रग्स पेडलर से संबंध क्या है, पार्टी में शामिल लड़कियों से क्या संबंध है, क्रूज कंपनी के मालिक से ताल्लुकात कैसे हैं, बॉलीवुड के और कौन कौन हैं जो ड्रग्स मंडली में शामिल हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी दफ्तर में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से रात भर पूछताछ हुई है। एनसीबी का दावा है कि इन तीनों ही आरोपियों के 1400 पन्नों का एक सीडीआर जो है एनसीबी ने निकाला है ताकि ये पता चल सके कि बीते कुछ दिनों से ये किन लोगों के संपर्क में थे और कितनी बार से थे, इनको ड्रग्स सप्लाई करने वाले लोग कौन थे। ये तमाम बातें जो है एनसीबी को पता करना और इसी वजह से पूछताछ जो है एनसीबी के बलाड पियर वाले दफ्तर में चल रही है। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन तमाम सवालों के सामने आर्यन टूट गया और हकीकत बयां कर दी। पूछताछ में आर्यन ने बताया कि वो बीते 4 साल से ड्रग्स कंज्यूम कर रहा था। इतना ही नहीं, इस दौरान आर्यन ने ड्रग्स सिंडिकेट के मामले में एनसीबी के सामने कई नामों का खुलासा किया। साथ ही पूछताछ के दौरान आर्यन के व्हाट्सएप चैट से भी ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े कुछ नाम की जानकारी मिली। एनसीबी के मुताबिक आर्यन के फोन में तस्वीरों के तौर पर कई चौंकाने वाली आपत्तिजनक सामग्री मिली है। एनसीबी ड्रग्स के पूरे रैकेट का खुलासा करना चाहती है, इसीलिए आर्यन एंड कंपनी से पूछताछ के अलावा कुछ जगहों पर छापेमारी की गई। मुंबई के बांद्रा और अंधेरी इलाके में एनसीबी के अधिकारियों ने छापा मारा और एक एक ड्रग्स सप्लायर को हिरासत में लेकर एनसीबी के ऑफिस पहुंचे। इस दौरान मुंबई के बांद्रा, अंधेरी और लोखंडवाला समेत कई इलाकों में छापेमारी की गई, जिससे आर्यन को ड्रग्स सप्लाई करने वाले का सुराग मिल सके। तो एनसीबी की टीम ने दोबारा उस क्रूज पर जाकर सबूत भी जमा किए। वहीं एनसीबी के एक्शन के बाद क्रूज मुंबई लौट आया है। इस क्रूज पर दिल्ली की कुछ लड़कियां भी सवार थी, जिन्होंने न्यूज नेशन से बातचीत में क्रूज पर ड्रग्स वाली पार्टी से इनकार किया है। इस क्रूज पर और भी लोग सवार थे, उनमें से कुछ लड़कियां जो कि दिल्ली से हैं और कुछ देर पहले ही ये क्रूज से बाहर आई हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से क्रूज के बारे में कहा जा रहा है कि रेव पार्टी चल रही थी, ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था, आप क्या कहेंगी? ऐसा कुछ नहीं था, ड्रग्स का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। नॉर्मली हम लोग पार्टी करी है, नॉर्मली जैसी पार्टी होती है वैसे ही करी है हम लोगों ने। ज़बरदस्ती का एक इनोसेंट इंसान को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं। आर्यन खान को जब पता है एंटर कर रहे हैं तो उनको पता है कि वो किसके बेटे हैं, सबको पता है, तो आपको नहीं लगता कि उनको पकड़ लेंगे पहले ही? वो क्यों ऐसे करेंगे? अब सच क्या है और ड्रग्स केस में आर्यन खान का रोल क्या है, ये एनसीबी की जांच में साफ होगा। तो अब एनसीबी उन तमाम चेहरों का बेनकाब करने में जुटी है जो बॉलीवुड में ड्रग्स की मंडली चला रहे हैं, जो रईस जादों की पार्टियों में नशे की खेप परोसा करते हैं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ पंकज मिश्रा, टीम न्यूज नेशन। लाख टके की बात में अब बात हाइब्रिड आतंकियों की। अब तक आप आतंकियों के बारे में सुनते हैं, स्लीपर सेल के बारे में सुनते हैं, लेकिन
हाइब्रिड आतंकी दरअसल में है क्या और किस तरीके की खतरनाक साजिश को अंजाम देते हैं, बताते हैं आपको। घाटी में आतंक फैलाने वालों को ढेर किया जा रहा है। जन्नत को जख्मी करने वालों का काम तमाम किया जा रहा है। कश्मीर में कोहराम मचाने वाले भारतीय सुरक्षा बलों की गोली का शिकार हो रहे हैं। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के आतंक की मोहरों को दफन किया जा रहा है, लेकिन आतंक के कुछ ऐसे मोहरे हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में छिपकर बैठे हैं, जो स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं, जिनके बारे में पुलिस और सुरक्षा बलों को ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन ये अपने आका का इशारा मिलते ही बड़ा धमाका करने के मिशन में लग जाते हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से जो कि एक शैडो आउटफिट है लश्कर का, पार्ट टाइम मिलिटेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक किस्म के स्लीपर सेल्स हैं, लेकिन जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है पुलिस के पास और जो है कोई इंटेलिजेंस इन पे जनरेट नहीं हो रही है। तो एक बहुत चालाकी से एक नया जो है मोहरा इस्तेमाल कर रहा है लश्कर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर में 50 से 60 ऐसे आतंकी मोहरे हैं जिन्हें पार्ट टाइम या हाइब्रिड आतंकी कहा जाता है। ये दहशतगर्द आम लोगों के बीच घुल मिलकर काम कर रहे हैं। कश्मीर में टारगेटेड अटैक को अंजाम देने का प्लान बना रहे हैं। टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। इससे पहले कई पुलिस वालों को भी जो है काफ़ी क्लोज से गोली मार दी गई थी। कोई भी हो सकता है पार्ट टाइम मिलिटेंट, एक कुरियर वाला भी हो सकता है, एक कंडक्टर हो सकता है, एक ऑटो वाला हो सकता है, जो कि दिन में ये काम जो है नॉर्मल काम करता है और अचानक जो है जैसे ही आदेश आते हैं तो एक टारगेटेड किलिंग के लिए निकलता है। कई आतंकी हमलों में खुलासा हो चुका है कि कश्मीर में मौजूद ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों की मदद करते हैं। किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ये OGW आतंकवादियों के लिए जमीन तैयार करते हैं। ये आतंकियों तक सुरक्षा बलों की सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही उनके लिए हथियार, पैसा और सुरक्षित ठिकानों का बंदोबस्त करते हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों के लिए रेकी भी करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर ही आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी भी देते हैं। ऐसे में सुरक्षा बल अब ऐसे आतंकी मोहरों की तलाश में जुटे हैं जो कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की साजिश का हिस्सा है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब बात चक्रवाती तूफान शाहीन की। शाहीन साइक्लोन ने ओमान और ईरान में कहर बरपा दिया। शाहीन की वजह से मस्कट में 150 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान ने कहर बरपाया। बेइंतहा बारिश से ये रेगिस्तानी इलाका पानी पानी हो गया। ओमान पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टूटा कहर। चक्रवाती तूफान शाहीन ने ओमान से ईरान तक मचाई तबाही। साइक्लोन शाहीन की वजह से ओमान से ईरान तक 9 की मौत। तूफान शाहीन की शह पर बेकाबू होते समंदर का ये वीडियो डराने वाला है। ओमान 100 साल के सबसे भीषण चक्रवाती तूफान को झेल रहा है। 3 अक्टूबर को जब शाहीन साइक्लोन ने ओमान के तटीय शहरों पर हमला बोला तो कयामत का मंजर दिखने लगा। समंदर का पानी बेकाबू होकर शहर में दाखिल हो गया। तूफान के साथ आई बारिश से मस्कट के हाईवे नदियों में तब्दील हो गए। शाहीन की दस्तक से ओमान में बड़ी तबाही मची है। लैंडफॉल के वक्त तूफान का जोर इतना ज्यादा था कि मस्कट एयरपोर्ट से उड़ानों को रोक दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। तूफान की वजह से पानी की कमी झेलने वाला ये मध्य पूर्व का इलाका पानी पानी हो गया। चक्रवाती तूफान की वजह से ओमान के अलकुर में बत्ती गुल हो गई है। 2700 लोगों को शेल्टर में पहुंचाया गया है। ओमान के नेशनल कमेटी ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की। वहीं ईरान के चाबहार में 6 लोग तूफान की चपेट में आकर मारे गए। तूफान को लेकर यूएई ने भी चेतावनी जारी की है। लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात बिहार के महागठबंधन की, जिसमें 2 फाड़ नजर आ रहा है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों अलग हो चुके हैं और इन दोनों पार्टियों के बीच की टूट की बड़ी वजह है 2 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। कहने के लिए महागठबंधन, लेकिन सच्चाई अगर देखेंगे तो ये खंड खंड हो चुका है। 1 सीट 2 उम्मीदवार,
बिहार उपचुनाव में मचा बवाल। बिहार में महागठबंधन के बीच एक सीट को लेकर बड़ी फूट। बिहार में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। बिहार में कांग्रेस हमारे बल पर है। आरजेडी के लेफ्टिनेंट का दावा है कि बिहार में हम हैं बड़े भाई, तो सोनिया गांधी की सेना के कमांडर हुंकार भर रहे हैं कि चुनाव में कोई दोस्त नहीं होता, चुनावी मैदान में जो जीता वही सिकंदर। जब चुनाव के मैदान में लोग आता है तो कोई दोस्त नहीं रहता है। महज 2 सीटों पर उपचुनाव की बिसात क्या बिछी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी शुरू हो गई। महागठबंधन के टूटने के आसार बनने लगे। दरअसल बिहार की 2 सीटें कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर बाई इलेक्शन होना है। इन दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। रविवार को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस बिफर गई। कांग्रेस का दावा है कि उम्मीदवारों के ऐलान की उन्हें सिर्फ सूचना दी गई। कांग्रेस का दावा कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर था, क्योंकि 2020 में हुए चुनाव में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। तारापुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट दूसरे नंबर पर था, लेकिन उपचुनाव में आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस अब दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का दावा कर रही है। कांग्रेस क्या करेगी? 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब कांग्रेस का तो एक सीट है पहले से, जहाँ की हम लोग माइंड मेकअप किए हुए हैं, चुनाव लड़ना है, तो वहाँ तो कोई परेशानी है नहीं। एक नया सीट आ गया तारापुर, वहाँ चूँकि कल 4 बजे के बाद यह प्रोग्रेस हुआ है, इसलिए हम लोग आलाकमान को सभी बात सूचित कर दिए हैं। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तल्ख तेवर ने आरजेडी की त्योरियां चढ़ा दी हैं। आरजेडी नेता कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवारों की बुरी हार की याद दिला रहे हैं। साफ साफ ऐलान कर रहे हैं कि महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है। बिहार में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। बिहार में कांग्रेस हमारे बल पर है। अब कांग्रेस पार्टी को ये हकीकत समझनी पड़ेगी, हठ धर्मिता छोड़नी पड़ेगी। अगर दोनों सीट महागठबंधन जीतेगा तब हम यहाँ सत्ता का भी स्वाद चखेंगे। इधर महागठबंधन में हो रही तकरार पर जेडीयू की बांछें खिल गई हैं। ये दोनों सीटें जेडीयू के खाते में हैं, लिहाजा महागठबंधन में जारी सिरफटब्बल में वो अपना फायदा देख रही है। कई बार ये दिखा है कि कहने के लिए वो महागठबंधन खुद को कहते हैं, लेकिन जब ऐसे इश्यूज आते हैं कि टिकट बंटवारा या सीट बंटवारा, तो वो खंड खंड हो जाते हैं। बिहार में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच जारी तनातनी के बीच एलजेपी ने भी यहां से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इन सीटों पर अहम खिलाड़ी आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या उपचुनाव का मसला महागठबंधन में फूट की वजह बनेगा या फिर इस मसले का कोई हल निकलेगा। कभी कितने पास और कभी कितने दूर। आरजेडी और कांग्रेस ने महागठबंधन मिलकर बनाया। कोशिश ये रही कि यहाँ पर एनडीए को हम हर चुनाव में जवाब दे पाएं, मगर इस विधानसभा उपचुनाव में इस महागठबंधन की निकल रही हवा। आरजेडी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर कांग्रेस को आईना दिखा रही है और कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल है। सो कांग्रेस अब दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाले वक्त में महागठबंधन बिखरता दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। अब बात दिल्ली की, जो सर्दियों में लगभग हर बार गैस चैम्बर के तौर पर नजर आती है, लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसी कोशिश में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पेश किया है विंटर एक्शन प्लान। देश की राजधानी हर साल ठंड के मौसम में प्रदूषण का सितम झेलने को मजबूर रहती है। स्मॉग में दिल्ली का दम घुटने लगता है। दिल्ली वालों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पराली के धुएं से लेकर PM 2.5 का लेवल इतना बढ़ जाता है कि दिल्ली तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाती है। लेकिन इस बार ठंड का मौसम आने से पहले ही केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया है। इन सर्दियों के लिए हमने 10 पॉइंट्स का एक्शन प्लान बनाया है। प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार है दिल्ली सरकार। केजरीवाल ने किया प्रदूषण से जंग का ऐलान। विंटर एक्शन प्लान के जरिए दिल्ली की आबोहवा साफ रखने की तैयारी। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाए 10 अहम कदम। इस विंटर प्लान में कचरा जलाने, धूल और वाहनों से निकलने वाले धुएं की निगरानी के लिए अलग अलग टीम का गठन किया जाना शामिल है। इस मौके पर सीएम ने दिल्ली में लगाए गए स्मॉग टावर का भी जिक्र किया। स्मॉग टावर आपने देखा होगा कि देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में बना है। बहुत सक्सेसफुल इसके नतीजे आ रहे हैं। कुछ दिन और इसका अध्ययन करेंगे। अगर सक्सेसफुल अच्छा रहता है तो इसको दिल्ली के और कई सारे हिस्सों में लगाया जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए की गई कोशिश और विंटर एक्शन प्लान का जिक्र किया। केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों से भी वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए साथ आने की अपील की। साफ हवा हम सबको चाहिए।
इसमें कोई ये सरकार, वो सरकार, ये राज्य, वो राज्य की बात नहीं है। ये तो सभी इंसानों को जीने के लिए साफ़ हवा चाहिए। मेरी सबसे अपील है कि आइए मिलके, एक साथ मिलके हम सब लोग हवा को साफ करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के लिए वायु प्रदूषण का मुद्दा बेहद अहम है, क्योंकि ठंड का मौसम एयर पॉल्यूशन की वजह से देश की राजधानी के लिए बुरे सपने की तरह होता है। विंटर एक्शन प्लान के क्या नतीजे निकलेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात लालू प्रसाद यादव की, जिनके घर में फूट पड़ गई है। तेज प्रताप ने लालू को बंधक बनाने का आरोप लगाया। हमारे पिताजी को वहीं रोक के रखा हुआ, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे हो दिल्ली में। लालू के लाल का ये ऐलान बिहार की सियासत में भूचाल ले आया है। इसे एक बयान से तेज प्रताप यादव ने लालू यादव के घर के झगड़े को सड़क पर ला दिया। तेज प्रताप ने सरेआम आरोप लगाया कि उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है, उन्हें बिहार नहीं आने दिया जा रहा। अब सवाल ये कि लालू यादव को बंधक किसने बनाया? हमारे पिताजी को वहीं रोक के रखा हुआ, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे हो दिल्ली में। लालू यादव जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली में अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं। तेज प्रताप के इल्जाम पर घर के लोग कुछ कहते, इससे पहले विपक्ष ने चुटकी लेनी शुरू कर दी। भाई माननीय लालू प्रसाद जी, उनको कोई बंधक बना ले, उनके परिजन ही आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष के नेता तो ज्यादा दिल्ली ही प्रवास करते हैं, तो क्या है मामला? तो ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना का तो खेल होता रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने बेहद सधा बयान दिया है। पिताजी को बंधक बना लिया, किसने बंधक बनाया? लालू जी जो है लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता। लालू यादव और आरजेडी की सियासत को करीब से जानने वालों के मुताबिक उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी को सौंप दी है, लेकिन तेज प्रताप को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेजस्वी के सियासी बारिश होने की वजह से परिवार में उन्हें ही तरजीह मिल रही है। तेज प्रताप को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसे में परिवार का यह कलह सड़क पर आ चुका है और विपक्ष इस मुद्दे पर चटखारी ले रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अगले 1 से 1.5 महीने में नवरात्र, दिवाली, छठ पूजा जैसे तमाम बड़े त्योहार हैं। हालांकि इस बार त्योहारों पर कोरोना का साया मंडरा रहा है, लेकिन गुजरात के गरबा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। गुजरात में गरबा डांडिया की तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि इस बार सरकार ने गरबा उत्सव मनाने की इजाजत दी है। हालांकि ये समारोह पहले जितने बड़े स्तर पर नहीं होगा, लेकिन सरकार के नए आदेश के मुताबिक एक जगह जमा होकर 400 लोग गरबा खेल सकेंगे। सरकार के इस आदेश के बाद गरबा प्रेमियों के चेहरे खिल गए हैं और वो तैयारी में जोर शोर से जुट गए हैं। कोरोना के चलते पिछली बार नवरात्रि नहीं हुई थी और इस बार भी सरकार ने कई सारी गाइडलाइन के साथ नवरात्रि की मंजूरी दी है। खास तौर पर अहमदाबाद और पूरे गुजरात की बात की जाए तो नवरात्र का काफ़ी महत्व होता है और गुजरात की जो पहचान है वो गरबा है और विश्व का सबसे लंबा त्यौहार माना जाता है। लेकिन इस बार सरकार ने कहा है गवर्नमेंट परमिशन देगी, लेकिन इस बार जो हमको परमिशन जो मिली है वो हिसाब से हमको खुशी है कि हम लोग एटलीस्ट शेरी गरबा तो कर सकते हैं। वहीं आस्था के पर्व छठ पूजा पर भी कोरोना का साया मंडरा रहा है। हर साल छठी मैया की आराधना के इस त्योहार पर जैसा उत्सव मनाया जाता है, उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा रही है, वैसा सार्वजनिक उत्सव इस बार दिल्ली में नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। लेकिन इस फैसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। हमारा विरोध ये है कि या तो सब कुछ बंद कर दीजिए और फिर दिल्ली में ही बैन क्यों? पूरे देश में छठ होने का कहीं बैन नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ जैसे हर काम हो रहा है वैसे ही छठ भी हो रही है पूरे देश में। लेकिन दिल्ली में छठ बिल्कुल बैन होगा, हमें इससे एतराज है। पिछली बार जब छठ पूजा नहीं हुई थी, हरियाणा की सरकार का मैंने आदेश दिखाया कि वहाँ पे भी छठ पूजा नहीं करने दी। गुजरात की सरकार का मैंने आदेश दिखाया कि वहाँ पे भी छठ पूजा नहीं करने दी।
वहां पर भाजपा की सरकार थी। वहां पर भाजपा करती है तो कोरोना को रोकने के लिए हो रहा है। देश में भी कोरोना काफी हद तक काबू में है और वैक्सीनेशन भी हो रहा है, जिससे उम्मीद है कि इस साल त्योहार धूमधाम से मनेगा। टीम न्यूज़ नेशन।